अच्छा, तो आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तक मतलब एपीआईज वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, आप लोगों ने एपीआईज नहीं पढ़ा। अच्छा, जरा मुझे 2 सेकंड दें। फिर हम जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हम जरा आज एपीएस को ही डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताएं, आप लोगों ने अब तक नोड और एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा है? अच्छा, तो चलें हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं आज। तो बेसिकली नोड जेएस को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस क्या है? नोड जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट को रन करने का ना एक एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। सही है। मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसको अगर आपने रन करना है
ब्राउजर्स के अलावा। मतलब अभी तो मैं ये देखें, वैसे तो मैं यहाँ पे मतलब कंसोल के अंदर जो बेसिक मकसद है जावास्क्रिप्ट का, वो यहाँ कंसोल के अंदर रन करने के लिए, ठीक है। वो लाइक आपके पीसी के ऊपर वगैरह रन करने के लिए नहीं है। तो ये बेसिकली क्रोम का इंजन है, सही है, ये इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट रन होती है। लेकिन जो नोड है वो आपको बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, सही है, जिसके ऊपर आप अपनी जो जावास्क्रिप्ट है ना वो चला सकते हैं। अब रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, और जो हम एक्सप्रेस आज डिस्कस करेंगे ना वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो हम बेसिकली अपने पास अगर हमने जावास्क्रिप्ट को चलाना है तो उसके लिए हम नोड यूज़ करते हैं। ये आपने ये आप इसके बारे में मतलब और भी ज़रा पढ़ सकते हैं नोड के बारे में, लाइक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया नोड जेएस। ये बिल्कुल बेसिक से सी उसकी वो है, इंट्रोडक्शन है। अब नोड जेएस के साथ आपके पास आता है एक पैकेज मैनेजर, आपको पता होगा एनपीएम। वो लाइक नोड के अंदर पैकेज होता है, मतलब साथ ही इंस्टॉल आता है उसके, ठीक है। तो एनपीएम से बेसिकली आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, नोड नोड होपफुली आपके, क्योंकि आप लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो नोड आप सबके पास इंस्टॉल होगा। तो एनपीएम बेसिकली नोड का एक पैकेज मैनेजर है। नोड के और भी, नोड जेएस के और भी पैकेजेस मैनेजर है। मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन कुछ लेट्स से कोई पैकेज है या कोई फ्रेमवर्क है, अब रिएक्ट भी एक तरह से पैकेज है, सही है, वो आप लाइक एनपीएम से इंस्टॉल करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो भी इस पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल, बेसिकली नोड की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एक पैकेज मैनेजर एक्सेस करते हैं। तो एनपीएम भी एक उसका पैकेज मैनेजर है। अच्छा, तीसरी चीज है हमारे पास पैकेज इज लाइक अ प्लगइन। पैकेज बेसिकली जो भी चीज जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है ना वो चीज पैकेज है, और लाइक ओपन सोर्स है। जिस तरह से हमारे पास गिटहब की रिपोजिटरीज है ना, लेट्स से एक सेट ऑफ रिपोजिटरीज फॉर जावास्क्रिप्ट। मतलब कि अगर मुझे चाहिए कोई हाँ वैसे प्लगइन भी कह सकते हैं, npm react अगर मैं करता हूँ या मैं यहीं पे रिसर्च करता हूँ, ये npm js, react is a javascript library for creating user interfaces। ठीक है, npm react मतलब कि जो आपकी react है ना वो भी आपकी नोड पैकेज मैनेजर के ऊपर अवेलेबल है। आप npm के थ्रू जो react है ले सकते हैं। उसमें हजारों हजारों लाखों मतलब कि इस तरह से वो हैं एक्सटेंशंस हो गई, लाइक जो भी पैकेजेस हैं या जो भी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। एक पैकेज मैनेजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब npm के अलावा भी पैकेज मैनेजर मतलब yarn है एक, सही है। तो खैर ये तो लाइक बेसिक थ्योरी होगी। जो तीसरी हम एक बेसिक थ्योरी डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्सप्रेस। सो व्हाट्स एक्सप्रेस? एक्सप्रेस एक्सप्रेस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क भला किसे कहते हैं? ये तो दूसरा एक्सप्रेस आ गया, एक्सप्रेस जीएस। तो फ्रेमवर्क भला किसे कहते हैं? फ्रेमवर्क कहते हैं एक ढांचे को, सही है। एक्सप्रेस जीएस जो है वो आपको एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाने का एक ढांचा प्रोवाइड करता है, सही है। तो हम इस फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, इस ढांचे को यूज करेंगे। मतलब एक पहले से एग्जिस्टिंग ढांचा है, उसके अंदर पहले से ना रूल्स डिफाइंड है। एक एपीआई को करने के लिए ना रूल्स पहले से उसके अंदर डिफाइंड है एक्सप्रेस के अंदर। हम बस उन्हीं रूल्स को यूज करेंगे, सही है। जिसने मतलब हमारा अपना लेट से एक पर्सन की बॉडी है, सही है, उसके अंदर डिफाइंड जगह है ना कि भाई यहाँ पर दिल आएगा, यहाँ पर लंग्स आएंगे, यहाँ पर बाकी गोश्त वगैरह आएगा। तो इसी तरह एक्सप्रेसिव बेसिकली आपको डिफाइन कर देता है, सही है। उसके अंदर फिर आप चीजें पुट करते हैं। अब दिल दो दो भी हो सकते हैं अगर कोई जानवर है, लेकिन ढांचा उसका एग्जिस्ट करेगा, सही है। वो हमारे ऊपर अपना है कि हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हम जरा एपीएस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं किसी इमेज के जरिए जरा मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो एपीआईज जनरली आपको ना कनेक्ट करते हैं आपके फ्रंट एंड और बैक एंड को, सही है।
कोई और अच्छी इमेज है? तो ये इमेजेस डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, तो वेरी सिंपली कि आपकी मतलब जो भी रिक्वेस्ट है ना उसको हैंडल किस तरह से करते हैं। मतलब मैंने अब फ्रंट एंड से मैंने किया ना गूगल, सही है, मैंने गूगल सर्च किया, अब एक सर्वर है पीछे। अब किसी ने तो यहाँ ये चीज जो है, मतलब ये जो मैंने सर्च मटेरियल लिखा है, किसी ने तो पीछे लेकर जाना है सर्वर तक। तो वो जो काम है वो बेसिकली एपीआईज का होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का होता है। कि मतलब ये जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होती हैं। और एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस जेएस, वो ये एक एपीआई डेवलपमेंट का वो है, फ्रेमवर्क है बेसिकली। सही है, तो हम जरा आज एक्सप्रेस पे ही काम करते हैं। मैं शायद आपको क्रड मतलब कि अब एपीएस 4 जो बिल्कुल वेरी बेसिक है ना उसको कहते हैं क्रड। सही है, क्रड एपीआईस। तो मैं कोशिश करूंगा अगर आज मतलब कि ये हो जाए। बैकएंड एपीएस, बैकएंड एंड एपीआईस आर द सेम। देखिए बैकएंड हम इसको लाइक एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते, लेकिन आपका बैकएंड, आप जो आपकी एपीआईस है ना वो आपकी बैकएंड में ही लिखी जाती है। ठीक है, आप यूं कह लें कि एपीआईस बैकएंड में है, बैकएंड एपीआईस में नहीं है। आपको समझ आई? क्योंकि बैकएंड एक बहुत बहुत वास्ट चीज है, उसके अंदर आपकी और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कि आपकी ऑथेंटिकेशन आ जाती है, आपके डेटाबेसेस आ जाते हैं। ठीक है, उसमें सिंपली एपीआईज नहीं आती, लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जो मतलब कि आपने कनेक्ट करना है हर चीज को, तो वो हाँ एपीआईज आर पार्ट ऑफ बैकएंड। हाँ, एक कनेक्शन हम आगे जरा इसको फर्दर भी देखेंगे। ये मैंने मतलब काफी इसको ओवर सिंप्लीफाई किया है कि एपीआईज क्या करती हैं, लेकिन जो जनरल पर्पस है वो यही है। आगे जाकर आप इंशाल्लाह मतलब काफी इसको फर्दर अभी इसको देखेंगे। अभी आप मतलब बिल्कुल बेसिक पे रहें। ओके, सो तो जो बिल्कुल 4 बेसिक एपीआईज होती हैं वो होती हैं CRUD, मतलब कि हम कहते हैं भाई CRUD एप्लीकेशन बनाओ, सही है ना, या एक CRUD कुछ कुछ बनाओ। क्रिए उसका सीन ये होता है कि मतलब क्रिएट, मतलब एक एपीआई होती है। मतलब अगर लेट से मैंने कहा भाई यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, लेट से ये जो मेरा कोड सोचेगा ये डिलीट का बटन, तो अगर मैं इस पे क्लिक क्लिक करूंगा तो कुछ डिलीट होना चाहिए। उसकी फंक्शनैलिटी ये है। अब जो एपीआई जो मैंने डिफाइन की हुई है ना कि ये बटन जब क्लिक हो तो बैकएंड के पास क्या रिस्पॉन्स जाए, वो डिलीट की एपीआई होगी। सही है, उसी तरह से लेट से ये मैंने अपडेट इन्फॉर्मेशन, लेट से यहाँ 5 लिखा हुआ है पहले, अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ये 6 हो जाना चाहिए। सही है, या इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो ये जो डाटा है मतलब कि ये लेट से एक डाटाबेस में सेव्ड है, तो मैं जब बैकएंड को भेजूंगा रिक्वेस्ट के भाई ये 5 को 6 कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। सही है। मतलब बैकएंड में जो डेटाबेस पड़ा हुआ है उस डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू है वो अपडेट करो, तो मैं अपडेट के जरिए, जो अपडेट की एपीआई होगी ना उसके जरिए भेजूंगा। उसी तरह से रीड है और क्रिएट है। अब मतलब कि अगर मैंने सिर्फ रीड करना है, लेट्स से डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, अब मुझे मैंने सिर्फ रीड करना है फ्रंट एंड के ऊपर। मतलब कि अगर मैं गूगल अब मैं गूगल सर्च करता हूँ, सही है, अब ये इमेजेस जो मेरे पास आएंगी, जो कुछ भी आएगा ये बैक एंड के अंदर पड़ा हुआ है। सही है, अब मुझे मैंने ना रिक्वेस्ट भेजी है गूगल के सर्वर को, सही है, कि मुझे ना जो डेटाबेस में चीजें पड़ी हुई है ना वो वो मेरे पास भेज दे, गेट करे। सही है, गेट, ये मतलब ये डेटाबेस में पड़ा हुआ था। सही है, मैंने बस उसको उस डेटाबेस को गेट किया। अब ये जो कनेक्टिविटी है ना, मतलब गेट गेट को कनेक्ट कैसे करने हैं, मैंने अगर गूगल सर्च किया और डेटाबेस के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, तो अब डिफाइन कौन कर रहा है, डिफाइन ये एपीआईज कर रही है। कि मतलब अगर मैं सर्च करके एंटर दबाऊंगा तो गेट की एपीआई कॉल होगी। और लेट्स से कि भाई यहाँ एक ना डेटाबेस ऐड करने का ऑप्शन है। मतलब कि इसमें आपने टू डू लिस्ट बनाई है, तो टू डू लिस्ट के अंदर आप ऐड भी कर रहे हैं। सही है, अब उधर तो आप कोई डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, आप मतलब हर चीज डमी यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर कोई डेटाबेस होती उधर, तो आप डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते। सही है, मतलब आपने कोई टास्क ऐड किया ना, जब आपने ऐड के ऊपर बटन क्लिक किया, लेट्स से ये कोई ऐड का बटन है,
ये प्लस का बटन है, हम उसको कह देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड के ऊपर, और किसके जरिए जाएगी, एपीआई के जरिए जाएगी, ऐड एपीआई के जरिए जाएगी। इसको कहते हैं पोस्ट एपीआई दूसरे दूसरे लफ्जों में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका CRUD CRUD ऑपरेशन होता है। सही है। अच्छा, और उसके साथ होती है, ये तो लाइक एपीएस का जो ऑपरेशंस है ना उनको CRUD कहते हैं। जो दूसरी होती है ना वो होती है रेस्ट एपीआईज। तो रेस्ट एपीआईज थोड़ा मतलब कि मैं उससे नहीं जाऊंगा, वो आई गेस जैन भाई आपको थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे इसके ऊपर। लाइक बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ, जैन भाई भी लेंगे। तो वो आपको थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन रेस्ट बेसिकली एक इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। सही है। मतलब कि उन एपीआईज को आर्किटेक्ट कैसे करना है, बनाना कैसे है, उसके लिखने का अंदाज है, इन वेरी बेसिक वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, तो हम अब जरा कोडिंग की तरफ आते हैं। आई थिंक ये इनफ थ्योरी है। तो मतलब एपीएस का कॉन्सेप्ट थोड़ा वास्ट है और इसको आपको समझने की जरूरत है, एपीएस को ना। तो इसलिए आप लाइक खुद से भी जरा मतलब रिसर्च करें, जरा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें। अगर मुझे भी मिले मैं भी आपको भेजूंगा, लाइक कोई अच्छे हैं अगर तो। खैर। तो हम स्टार्ट करते हैं। नोट जे सबके पास इंस्टॉल्ड है, तो हम अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इधर हम सबसे पहले इंस्टॉल कर देते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब देखें एक्सप्रेस बेसिकली पैकेज मैनेजर के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम उसको इंस्टॉल कर। अच्छा, बल्कि उससे पहले हमारे पास आता है npm init। अब हमने बेसिकली जो एप्लीकेशन है ना, सॉरी, हमने एप्लीकेशन को सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, मतलब बताना है कि वो एग्जिस्ट करती भी है। सही है, मैं इसलिए सबसे पहले कमांड लिखूंगा npm init, मतलब इनिशियलाइज। सही है। अब वो मुझसे ये फाइल कौन सी होगी, ये अभी जरा हम देखते हैं फाइल्स ये कौन सी होंगी। अच्छा, तो सबसे पहले पूछता है पैकेज नेम। मतलब आप आपकी ऐप का नेम क्या है। न्यू फोल्डर, हम क्योंकि न्यू फोल्डर में पड़ी हुई है तो मैं न्यू फोल्डर, यहाँ पे बस आप एंटर दबाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देख लें एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस मैंने सेलेक्ट किया, मतलब आपका जो सर्वर स्टार्ट होगा ना वो इंडेक्स डॉट जेएस जेएस, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम काम करेंगे, प्योर जावास्क्रिप्ट में। सही है, मतलब हम डॉट जेएस वाली फाइल में काम करेंगे जो भी करेंगे बैकएंड में। सही है। तो एंट्री पॉइंट जो है, मतलब जो सर्वर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा होगा इंडेक्स डॉट जेएस नामी फाइल। उसके अंदर मतलब जो भी कोड रिटर्न होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। टेस्ट कमांड ये सब कुछ एंटर करते हैं और यस करते हैं। सही है। अब हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसोन की फाइल बन गई है, इसके अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है ना, जो हम एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाएंगे इसका सारा डाटा होगा। वो जरूरी नहीं एप्लीकेशन की, ये आप मतलब आपके रिएक्ट में भी मौजूद है। सही है। पैकेज डॉट जेसन इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। सही है। कि तो मतलब अगला बंदा आएगा वो बस npm इंस्टॉल करेगा और ये सारे पैकेजेस जो भी होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे और वो ऐप रन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे, ये npm आई एक्सप्रेस शॉर्ट फॉर्म। अब ये डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास एक्सप्रेस आ गया। ठीक है, मतलब हम एक्सप्रेस को हम यूज कर सकते हैं, और एक नॉट नॉट मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया। सही है। अच्छा, अब हम एक फाइल बना लें इंडेक्स डॉट जी एस, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट भी क्या है, इंडेक्स डॉट जी एस ही है। सही है। तो अब हम इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस एक्सप्रेस के नाम से। सही है। और वो क्या करेगा, जो एक्सप्रेस मतलब कि जो हमने अभी इंस्टॉल किया है ना फ्रेमवर्क, ये बेसिकली एज एन ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। वो यहाँ पर सेव हो गया। सही है। अब हमने इसको इनिशियलाइज करना है। सही है, मतलब इसके अंदर एक मेथड है एक्सप्रेस का ही, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होगा एक्सप्रेस का, हम उसको इनिशियलाइज, ये बेसिकली बॉयलर प्लेट है, इसके अंदर आपको इतना
डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि आप हर बार सेम कोड लिखेंगे तो इन दी एंड आप ये कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है बैकएंड की वो यहाँ से स्टार्ट होगी। npm init के बाद आपने करना है npm इंस्टॉल, मैं लिख देता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने मोंगो डीबी के बारे में वो जैन भाई ने पढ़ाया था? अच्छा, तो बेसिकली मोंगो डीबी एक डेटाबेस है। अच्छा चलें फिर हम मोंगो डीबी बात के लिए रहने देते हैं, क्योंकि वरना फिर मतलब काफ़ी जंप आ जाएगा। हम सिर्फ इसी पे रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक वी import इन रिएक्ट। आप यही npm इंस्टॉल एक्सप्रेस आपको वो पूरा कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, आपने बैकएंड स्टार्ट ही नहीं किया। मैं फिर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका लाइक प्रॉपर स्टार्ट है वो जैन जैन भाई रहेंगे, आज अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैं फिर आपका दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो ओवरव्यू है ना, बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू बैकएंड का, तो वो मैं आपको दे देता हूँ लाइक एक्सप्रेस का। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मतलब पूछते हैं, मैं होपफुली आपके लाइक क्लियर कर दूंगा। अच्छा फैसल, आप ये आप देखें, आप लाइक दरमियान में कहीं स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा ना डाल रहे हो। हाँ, पैकेज आप npm इंस्टॉल आप वही पैकेज कर रहे हैं ना? अच्छा, सो जो ऐप है वो आपकी इनिशियलाइज हो रही है एक्सप्रेस से, ये मतलब मेथड है। ठीक है, जो मतलब आपकी एपीआईज है ना लेट से, तो वो इससे इससे रन होंगी इस मेथड से। अच्छा, उसके बाद हम एक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। अब देखें, हर सर्वर का ना एक पोर्ट होता है। हमारे हमारे जो पीसी है ना, उसके अंदर कुछ ना पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स कहते हैं कनेक्टिविटी, क्योंकि लेट्स से आपके पास ना आपका आपका पीसी या लैपटॉप होगा, उसमें होगी एक लैन की पोर्ट होगी। सही है, आप अगर एक एक लैन की पोर्ट एक पीसी में डालें और दूसरी दूसरे पीसी में डालें, मतलब आप एक एक साइड से अपना लैपटॉप कनेक्ट करें, दूसरी साइड से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट करें, सही है, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। उसी तरह हमारे पास पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स भी बेसिकली कनेक्टिविटी का आप जनरली समझ लें कि वो कनेक्ट करती हैं। तो हम 8081 या 8080 के ऊपर हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मतलब डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं जो हमेशा फ्री होती हैं, मतलब इनके ऊपर पहले से कोई यूज़ नहीं कर रहा होता। हमारे पीसी में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी यूज़ हो रही होती हैं पहले से बाय बाय सम अदर एप्लीकेशन, और बहुत सारी नई भी हो रही होती। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम कर देते हैं ऐप डॉट यूज। सही है, यूज बेसिकली एक मैं उसका मेथड है ऐप का। अच्छा, एक्सप्रेस डॉट हम ना अब क्या करते हैं, हम जो एपीआई का राउट है ना, मतलब कि हमारे पास होता है ना कि www.facebook.com/ लेट्स से कोई पेज है, /पेज/ क्या GoDev। ठीक है, अब जरा इसको जरा अंडरस्टैंड करें। मैं जरा कोड में ही ले आता हूँ। इस लिंक को आप जरा अंडरस्टैंड करें। www.facebook.com, सही है, जो बेसिकली आपका लोकल होस्ट है ना, वो ये चीज़ है। मतलब जब आप इसको डोमेन में डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, मतलब अगर पास लोकल होस्ट, इसको हम जरा कंपेयर भी कर देते हैं। लोकल होस्ट /8080। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ ये कंपेरेबल है, सही है।
बेसिकली बहुत बहुत एड्रेस हैं, ये ऑनलाइन और ये ऑफलाइन, ये लोकली और ये लाइक पूरे उसके हिसाब से। सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये। सही है। अब ये इसका लाइक जो आपकी सी एस बेसिक्स है उसके अंदर भी यहाँ, जिक्र था। तो जो बेसिकली हमारी एपीआईज है ना, इनको कहते हैं एंड पॉइंट्स। सही है। हम इसके जरिए, हम अपनी एपीआईज के जरिए ना उस इनको डिफाइन करते हैं। अब हम कर देते हैं ऐप डॉट यूज, लेट से हम स्लैश ही करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद या हम स्लैश एपीआई स्लैश वी1 करते हैं। मतलब हमारी जो भी रिक्वेस्ट होगी ना, वो सबसे पहले हमारे इसके ऊपर आएगी जो हमारी डोमेन है। उसके बाद हमारा हम इस पे जाएंगे एपीआई स्लैश वन, ये मतलब हर रिक्वेस्ट का हिस्सा होगा। मतलब जब हमने फेसबुक को भेजनी है, लेट से हमारे पास फेसबुक के ऊपर हिडन होगा, लेकिन इन दी एंड एक्चुअल में बैक एंड के ऊपर इसके ऊपर जा रही होगी। फ्रंट एंड यूजर को नहीं नजर आ रहा होगा। सही है। लेकिन बैक एंड के ऊपर इसके थ्रू रिक्वेस्ट जा रही होगी। मतलब ये इस तरह से होगा, facebook.com/api/v1। उसके आगे जो भी है, लेट से पेज है या गोडेव है, ये चीज हम जरा देखते हैं ये चीज क्या होती है। अच्छा, ऐप डॉट यूज एपीआई स्लैश वी1, ये हमने एक राउट डिफाइन किया। अच्छा, उसके बाद हम, अब हमारा आता है सर्वर को स्टार्ट करने का क्या क्या तरीका है। हम करते हैं ऐप डॉट लिसन। ऐप लिसन करे, जो हमने ऐप इनिशियलाइज किया ना एक्सप्रेस की, वो अब सुने किस पोर्ट के ऊपर। हमने एक पोर्ट एक डिफाइन कर दिया। पोर्ट मतलब कि 808, जो मैं इसको बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। मैं मतलब यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 8080। मैंने मतलब बाद में चेंजिंग के हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल्स का ही फायदा है, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दी और मैंने यहाँ पर यूज कर ली उसको। वेरिएबल है, अब मैं इसको बाद में भी चेंज चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है। और हमें एक बस जनरल एक फंक्शन लाइक प्लेस ऑर्डर फंक्शन है कि हमें पता चले कि सर्वर स्टार्ट हो गया। सही है। वो क्या करेगा, ये फंक्शन एरो फंक्शन है, console.log ऐप इज रनिंग ऑन द पोर्ट, और पोर्ट के बाद हम पोर्ट का नंबर लिखते हैं। सही है। अब जरा हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब उसके बाद हम जरा इसको और समझेंगे। सही है। तो स्टार्ट करने का क्या तरीका है नोड, आपने नोड लिखना है, उसके बाद आपने इंडेक्स डॉट जेएस लिखना है। सही है। ये मतलब आप इंडेक्स IND भी लिखें, उसके बाद टैब दबा दें, आपका कंप्लीट हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आप एंटर दबा दें। ऐप डॉट यूज पैरामीटर फंक्शन। 2 सेकेंड। बोला क्यों आ रहा है। हम्म, 9 PM 8, अच्छा। अच्छा हाँ, तो आई गेस इसकी हमें जरूरत नहीं है ऐप डॉट यूज की। ठीक है। तो ऐप इज रनिंग ऑन द, वो ऐप डॉट यूज की जरूरत वो तब होगी, मिडलवेयर फंक्शन बेसिकली ये है कि आपके पास मतलब कि दो चॉइसेस हैं कि आपने जितने भी अपने वो है ना एंड पॉइंट्स, मतलब कि आपने जो मैंने आपको बताया था CRUD का। सही है ना। सही है। तो CRUD हम जरा सर्च करते हैं। तो बेसिकली CRUD APIs बहुत सारी हो सकती हैं आपकी ना, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब आप बहुत सारा डाटा, डिफरेंट टाइप का डाटा कर सकते हैं। आपका हर एंड पॉइंट डिफरेंट टाइप का डाटा गेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको कहा ना, अब www.facebook.com/pages। सही है। अब ये गेट रिक्वेस्ट बैक भेजेगा, उससे क्या होगा, सारे पेजेस आ जाएंगे। सही है। अब ये एक एंड पॉइंट आप डिफाइन करेंगे। उसके साथ आप क्या करेंगे, अब आपने एक इंडिविजुअल पेज को भी एक्सेस करना है, लेट्स से गोडेफ को, या कोई भी, ये वेरिएबल होगा बेसिकली, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते पहले से। लेकिन पेजेस के अंदर आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे जब आप सिर्फ इसको भेजेंगे। अगर आपने उसके बाद भी कोई वेरिएबल भेजा, तो आपके पास इंडिविजुअल पेज आना चाहिए। तो आपने इसका भी एक
एंड पॉइंट डिफाइन करने हैं। सही है, उसके बाद आप मतलब पेज, एक फेसबुक का एक पेज आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उस डिलीशन की एक एपीआई होगी। आपने पेज के अंदर एक स्पेसिफिक पोस्ट डिलीट करनी है, उसकी भी एक अलग एपीआई होगी। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अपनी इन एपीआईज को ना, और जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं हम इनको डिवाइड कर देते हैं। हम सारा एक ही उसमें नहीं वरना फिर वो लाइक वो अजीब सा लगता है। हम फिर उसको लाइक राउट कर देते हैं। तो वो भी लाइक आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक एरर लाइक इसी वजह से आ रहा था। अच्छा, तो हम बस एक आज ना एक गेट एपीआई बनाएंगे, एक गेट एंड पॉइंट, और हम बस उसको देखेंगे। सही है। और उसके बाद लाइक आज की क्लास बस यहीं तक हम रखेंगे, क्योंकि आगे फिर जरा एडवांस होगा, वो फिर आपको जैन भाई जरा कराएंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम ऐप डॉट गेट, अब ये देखेंगे ऐप। सही है, और उसके साथ आपने एक मेथड डिफाइन कर दिया गेट का। मतलब आपकी जो एंड पॉइंट है उसकी टाइप क्या है। गेट का मतलब है डाटा गेट करना। ऐप डॉट पोस्ट भी होता है। पोस्ट का मतलब है डाटा पोस्ट करना, या पोस्ट जिसने पोस्टमैन एक करता है अपना मेल पोस्ट करता है, या हम एक मेल पोस्ट करते हैं, हम ऐड करते हैं। सही है ना। तो पोस्ट का मतलब है ऐड करना, डाटा ऐड करना। उसी ने ऐप डॉट पैच या ऐप डॉट अपडेट। सही है। पैच से बेसिकली क्या होता है, जो पहले से अवेलेबल डाटा है वो उसकी रिक्वेस्ट होती है, उसको अपडेट करने के लिए या उसको एडिट करने के लिए पैच उसको कहते हैं। ठीक है। और ऐप डॉट डिलीट। ठीक है। अवेल डाटा को डिलीट करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उस रिक्वेस्ट की टाइप होगी डिलीट की। ठीक है। तो हम बस आज ऐप डॉट गेट के ऊपर ही जरा करते हैं। तो ऐप डॉट गेट, अब हम सबसे पहला काम होता है एंड पॉइंट को डिफाइन करना, कि मतलब कि जो हमारा एंड पॉइंट होगा एपीआई का वो क्या होगा। सही है, तो हम डिफाइन कर देते हैं लेट्स से बैक स्लैश, वो फॉरवर्ड स्लैश, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश। अब हम फॉरवर्ड स्लैश या हम होम डिफाइन करें, हम पेजेस ही डिफाइन कर लेते हैं। सही है। सबसे पहला काम ये होता है, हमने एंड पॉइंट डिफाइन करना है। उसके बाद हम करते हैं एक एक फंक्शन लिखते हैं, एसिंक फंक्शन। आप जरा सिंटेक्स जरा देखते जाइए, ये आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइक इजीली आपको बैठ जाएगा हाथ पे। ठीक है। तो उसके बाद हम एक एसिंक फंक्शन लिखते हैं। एसिंक फंक्शन के अंदर दो हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट बेसिकली वो चीज होती है जो आप मतलब ये फ्रंट एंड से ना आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब जो आपको यूजर डाटा भेज रहा होता है ना, वो आपकी रिक्वेस्ट पैरामीटर में आ जाता है, सेव हो जाता है। और रेस्पॉन्स जो आपने आगे वापस यूजर को भेजना होता है ना, मतलब कि अगर मैंने किया www.facebook.com/pages। ठीक है। अब पेजेस के अंदर इससे पहले लॉगिन की इंफॉर्मेशन जाएगी ना मेरे फेसबुक की। सही है, तो वो जब मेरे लॉगिन की इंफॉर्मेशन जाएगी बैकएंड को कि भाई बंदा मांग कौन रहा है, वो रिक्वेस्ट के अंदर सेव्ड होगी। सही है। फिर मैं इस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करूंगा, जो भी करूंगा, मतलब मैं इसको चेक करूंगा अपने डेटाबेस से, भाई यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो मेरा काम है। मैं मतलब रिक्वेस्ट के अंदर जो जो चीजें मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक रिस्पॉन्स भेजूंगा। उस रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो पेजेस का डाटा होगा ना सारा डेटाबेस से निकाल कर मैं इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में भेज दूंगा। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। अच्छा, तो एक एसिंक एरो फंक्शन है। ठीक है। अब इसके अंदर आपने एरर हैंडलिंग तो की थी ना आपने। ठीक है। तो बेसिकली अब एरर हैंडलिंग अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपकी यूज में आएगी। आई थिंक आपके फ्रंट एंड में भी ऑब्वियसली यूज में आई है, लेकिन यहाँ पर भी आएगी आपकी। तो हम एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक करते हैं। ठीक है। तो ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर हम एक बेसिक सा कर लेते हैं। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग हम कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। और उसके बाद हम एक कैच ब्लॉक बना देते हैं, कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर। सही है। अब बात यह है कि जब भी हम एपीएस की बात करेंगे ना, हम कंसोल लॉगिंग की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा डाटा की बात करेंगे और जेसन फॉर्मेट में बात करेंगे, और इस तरह से हम करेंगे। ये बस आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के एपीएस हैं क्या, ये सिर्फ आपको उसके लिए मैं जरा आपको कंसोल लॉग करवा दूं। ठीक है। भी हमारे सर्वर के ऊपर ना एक एपीआई बन चुकी है। सही है। अब हम जरा इसको देखते हैं। मैं सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोड अपडेट किया ना। तो इसका एक और भी तरीका है कि वो आप लोगों के पास नहीं होगा, वो जरा देख लीजिएगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। नोडमोन नाम का एक पैकेज है। सही है। तो यहाँ सर्च भी कर देता हूँ। तो वो बेसिकली जब भी आप कोड सेव करेंगे, जिसने रिएक्ट में भी मेरे ख्याल से होता है, आप कोड सेव करते हैं खुद ही अपडेट हो जाते हैं, या वो कोई एक्सटेंशन होती है इसकी, मतलब सर्वर स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक पैकेज है यहाँ से, वो जो हाँ वो वीएस कोड की एक्सटेंशन होती है, उससे खुद ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पैकेज है बेसिकली, जब आपने लोकली काम करना है तो आप नोडमोन यूज करेंगे। आप बस ये यूज कर लें npm install g nodemon। और जब भी आपने सर्वर स्टार्ट करना है ना, जब भी आप सर्वर स्टार्ट करें, आप हमेशा नोडमोन से कर लें। उससे ये होगा, मतलब आपने जब भी कोड सेव किया, आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो खुद ही हो जाएगा। अब मैं नोडमोन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो नोडमोन का ये फायदा है। अच्छा, ऐप इज रनिंग ऑन द पोर्ट 8080। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर हम गूगल पे जाएं, लोकल होस्ट स्लैश 8080, और हमने एपीआई क्या बनाई है, हमने पेजेस की बनाई है। तो देखें यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हम कोई बॉडी नहीं भेज रहे उसे, हम रेस्ट डॉट सेंड कुछ नहीं कर रहे। अगर हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड कुछ करें ना, और हम यहाँ एक मेरे ख्याल से एचटीएमएल टैग हम भेज सकते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। हेलो वर्ल्ड रेस्पॉन्स बेसिकली वो एक बॉडी टाइप होती है। तो देखते हैं जरा क्या आता है हमारे पास। नहीं। रेस्ट डॉट जिसोन सेंड करते हैं। अच्छा, मैं एरर ब्लॉक में कर रहा था, सॉरी। ये देखें, हमने क्या किया, हमने जो रिस्पॉन्स है ना, मतलब जो हमने यूजर को वापस भेजना है, मैंने क्या की, मैंने एंटर दबाया, एक रिक्वेस्ट गई मेरे सर्वर के पास, मेरे बैकएंड के पास, किसके जरिए, इसके जरिए, इस एपीआई के जरिए। ये उस एपीआई का एंड पॉइंट है, पेजेस के नाम से। उस पेजेस ने क्या किया, पहले उसने देखा रिक्वेस्ट है कोई, रिक्वेस्ट मैं कुछ भी नहीं भेज रहा, मैंने कोई डाटा नहीं भेजा अपने साथ, मतलब कोई लॉग इन डिटेल्स नहीं है मेरे पास, कोई फॉर्म नहीं है जहाँ मैं डाटा फिल करके भेज सकूँ और बटन दबाऊं और वो डाटा सर्वर के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो रिक्वेस्ट खाली है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई जब वो एंटर दबाए, जब वो गेट एपीआई को कॉल करे, मैंने यहाँ कॉल की ना, इसको एंटर दबाया, ये कॉल हो गई। सही है। जब वो कॉल करे तो ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, उसमें क्या करे, सबसे पहले एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड करे, रिस्पॉन्स भेजे फ्रंट एंड को ना। उस रिस्पॉन्स में क्या हो, एक एक एचटीएमएल का टैग हो हेलो वर्ल्ड के नाम से। सही है। वो मेरे पास आ गया। सही है। और उसके साथ साथ कंसोल डॉट लॉग भी हो जाए हेलो वर्ल्ड के नाम से, वो भी हेलो वर्ल्ड के नाम से हो रहा है। ठीक है। अब मैं इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं, लेट्स से, अब मैंने पेजेस के साथ अब मैंने गोडेफ भी लाना है। दिस इज द गोडेफ पेज। सही है। देखिए मैंने पेजेस के ऊपर मैं करूंगा, सॉरी, मेरे पास हेलो वर्ल्ड ही आएगा। और अगर मैं पेजेस स्लैश गोडेफ करूं, दिस इज द गोडेफ पेज, मेरे पास रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है। आप वैसे यूजली एचटीएमएल नहीं भेजेंगे, आप सिर्फ डाटा भेजेंगे फ्रंट एंड को।
सही है ना। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि डाटा आप भेज सकते हैं वापस। अब लेट से आप उसको फ्रंट एंड को आप HTML ही भेज रहे हो, किसी भी किस्म का आप डाटा भेज सकते हैं जो उसको फ्रंट एंड ने ना डिस्प्ले कराना है। लेट से टू डू लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ एक बटन होगा। सही है। जब हम उसके ऊपर ऐड करेंगे ना, लेट से आपके पास टू डू लिस्ट है, ये टू डू लिस्ट की आपकी एप्लीकेशन है। सही है। अब हमने इसको डेटाबेस के साथ वो करना है। हमने लेट से इसको कनेक्ट किया हुआ है एक डेटाबेस के साथ। तो क्या होगा, जब आप लिखेंगे लेट से बाय एग्स, बाय एग्स, और साथ में एक होगा बटन ऐड करने का। ऐड करने का एक बटन है यहाँ पे। मैंने बाय एग्स लिखा, मैंने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। जो बाय एग्स है ना, ये जो डाटा है, मेरी जो पोस्ट एपीआई होगी उसमें जाएगा रिक्वेस्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मतलब रिक्वेस्ट अगर मैं ये करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही है। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं करूं इस केस में, टू डू लिस्ट के केस में, तो मेरे पास बाय एग्स होगा इसके अंदर। सही है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी विल बी बाय एग्स, ये होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐड बटन जो जब किया, तो रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, मैं बाय एग्स को देखूंगा कि ये लिखा हुआ है, और मैं इसको अपने डेटाबेस में ऐड करा दूंगा। सही है। उसके बाद मैं एक रिस्पॉन्स भेज दूंगा, डाटा एडिट सक्सेसफुली। सही है। और मेरा जो कैच ब्लॉक होगा, एरर ब्लॉक होगा या एक एल्स ब्लॉक होगा, जो भी चाहिए, उसके अंदर मैं कर दूंगा अगर डाटा सक्सेसफुली ऐड नहीं होता तो भाई एरर भेज दे फ्रंट एंड को कि डेटाबेस में इश्यू है कोई, दोबारा रिक्वेस्ट भेजो या चेक करो कि भाई डाटा नहीं ऐड हुआ, जाके चेक करो भाई क्या 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 मसला आ रहा है बैकएंड में। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। सही। अब हम सिर्फ रिस्पॉन्स भेजने हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, तो आई थिंक ये बिल्कुल बेसिक्स के लिए काफ़ी है। तो अगर आप में किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रा पूछ लें। नहीं, लेकिन ये जो रिक्वायर है ना, रिक्वायर वगैरह, ये वो है, ये फिक्स्ड है। नहीं, वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो जनरल कन्वेंशन है वो यही है, तो आप इसी को ही यूज़ करें। लाइक हम ऐप ऐप वो ऐप से ही डिफाइन करते हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर, लिंक कन्वेंशन है मेरे ख्याल से। लेट्स से अगर हम हेलो के साथ ट्राई करें। हाँ, नहीं नहीं, ये चल जाएगा। हाँ, ये कन्वेंशन है बस, लेकिन ऐप के साथ लाइक लिखना एक कन्वेंशन है। लाइक आपको जो मेजोरिटी ऑफ कोड मिलेगा ना ऑनलाइन, तो वो इसी तरह से ही डिफाइंड होगा हर हर जगह। हाँ, पोर्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो फ्री हो। ठीक है। अब मतलब कि अब आपके पास लाइक बहुत सारी पोर्ट्स फ्री होती हैं तो मैटर नहीं करता, लेकिन कभी कभार होता है कि आप वो पोर्ट फ्री नहीं होती। लेट्स से हाउ टू चेक फ्री पोर्ट्स इन विंडोज 10 कर लेते हैं। हाँ, तो आप 3000 भी यूज कर सकते हैं। आप कभी भी मतलब अगर आपने फ्रंट एंड चलाना है और बैक एंड भी चलाना है एक साथ, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरलिंक्ड होते हैं ना। मतलब आगे जाकर आप पूरी ऐप बनाएंगे जो इंटरलिंक्ड होगी। बल्कि आपको एक टेम्पलेट भी दूंगा मैं जो लाइक उसमें पहले से क्रिएटेड है। तो आप कभी भी सेम पोर्ट पे नहीं रन कर सकते। मतलब अगर आपकी रिएक्ट ऐप 3000 पे चल रही है, आप बैक एंड 3000 पे नहीं चला सकते, आपको 3001 करना पड़ेगा। सही है। तो आपने ये जरा ध्यान में रखते हैं। तो ये देखें, ये सारी पोर्ट्स हैं। ये मतलब ये लिसनिंग है, मतलब ये यूज में है। ये सारी पोर्ट्स ना, ये सारी पोर्ट्स यूज में है, मतलब लिसन कर रही है अभी भी। तो इसके अलावा कोई भी पोर्ट है हम वो यूज कर सकते हैं। अभी देखें 3001, क्योंकि यूज में मैंने यूज में की हुई है ना। मैं इसको 3000 करूंगा।
और अब मैं इसको करूँ तो मेरे पास 3000, ये देखें, ये मेरे 3000 अब यूज में है। तो बेसिकली आपने जो भी पोर्ट अनयूज्ड है ना आपकी, आप वो यूज कर सकते हैं। बस आपने इसका ध्यान रखना है कॉन्फ्लिक्ट में ना आ रही हो, पोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो। मतलब आपका एक सर्वर उस पर चल रहा है, एक सर्वर उस पर चल रहा है, डिफरेंट होने चाहिए सारे पोर्ट्स। और कोई अगर क्वेश्चन? ये बेसिकली आप नोड जेएस में ही बना रहे हैं। जब आपने एक बार एपीआई बना ली ना, आपने आपने रिएक्ट के अंदर अब तक क्या एपीआई को उसको करना, इंटीग्रेट करना आपने सीखा है? अच्छा, तो वो भी आप सीखेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली ये होगा कि आप ना अपना आपका जो फ्रंट एंड है, आप उसके अंदर ये एपीआई होगी, ये एपीआई होगी, आप इंटीग्रेट करेंगे। मतलब फ्रंट एंड के ऊपर जब भी आप लिखेंगे, लेट्स से हमारी वेबसाइट है facebook.com, सही है, आप जब भी लिखें facebook.com, अब सामने तो ये आ रहा है आपके पास लिखा हुआ, और उसके साथ कनेक्टेड होगी कोई ना कोई एपीआई, कोई कोई ना कोई एंड पॉइंट कनेक्टेड होगा, सिंपल सा। गेट का, गेट का किसी भी चीज का, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि अभी आप फुल ऐप बनाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया कि चीज होती क्या है। अभी आपने फुल एक आप क्रड ऐप बनाएंगे, फिर आप उस क्रड ऐप को इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट के साथ। फिर आप एक्सटर्नल एपीआईज यूज करना भी सीखेंगे। मतलब हमारे पास एक्सटर्नल एपीआईज होती हैं जो हम मतलब यूज कर सकते हैं, उनका डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप आगे लाइक ये काफी मतलब डीप जाएगा। और अभी ये लाइक इतना, मैं कहूँगा ये बिल्कुल भी वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये बैक एंड इटसेल्फ बहुत इजी है फ्रंट एंड के मुकाबले में। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये बहुत सिंपल है। इसमें मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस बस चाहिए होती है और आप इसको वो कर लेते हैं। फ्रंट एंड के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन वो बेहतर भी उतने अगेन डिपेंड करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं फिर। हाँ, तो मोंगो मोंगो डीबी बेसिकली एक डेटाबेस है। आप डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जो जो कंपेटेबल है आप यूज कर सकते हैं। अभी अभी हम यूज करेंगे बेसिकली डमी डाटा के साथ। उसके बाद हम जो डेटाबेसेस की इंटीग्रेशन है ना, हम उसकी तरफ आएंगे। अभी लाइक सिंपल, हाँ माई एसक्यूएल मेरे ख्याल से यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया नहीं है कभी, लेकिन कर सकते हैं। डेटाबेस का तो, डेटाबेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम इस उसके अंदर, हाँ वो अब अभी मैं अपडेट कर दूंगा वो। अभी पूरा आपको नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सटेंड भी हुआ है ना। लाइक आपको वो रिएक्ट वगैरह की वजह से एक्सटेंड किया कोर्स। तो इस वजह से बाकी चीजें भी थोड़ी उस हिसाब से लाइक थोड़ी ना आगे पीछे हुई हैं। तो अगर आपको लाइक ये हो सकता है मतलब इन अपकमिंग डेज के, मतलब टॉपिक का नाम कुछ हो लेकिन वीडियो कुछ हो, क्योंकि हमने कोर्स आउटलाइन पहले से डिफाइन की हुई थी ना। लेकिन अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइक थोड़े एक्स्ट्रा होंगे। तो वो फिर मुझे आप बता दीजिएगा कि अगर कोई भी इस तरह का इश्यू हो ना कि अंदर वीडियो कुछ हो रहा है,
और नाम कुछ और है टॉपिक का ना, तो मैं वो अपडेट कर दूंगा। बाकी आपके टॉपिक्स मतलब कोर्स जनरली वही होंगे, लेकिन शायद लेक्चर्स एक्स्ट्रा हो उसके अंदर। जैसे आपने रिएक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहे हैं, उसी उसी तरह से इसका भी वही होगा, आउटलाइन वही रहेगी। और 8 वीक से आगे मैं अभी जरा अपडेट कर दूंगा। हाँ, एपीएस की लैब मैं वो कर दूंगा, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वो शायद इस वीक ना हो तो नेक्स्ट वीक हो जाए, क्योंकि अभी आपने लाइक फुली नहीं किया, या शायद आपको ये करना हो। मैं जैन भाई पूछ लूंगा। नहीं, ये एपीआई की लैब होगी इसकी। चलिए फिर ठीक है।